गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करेंगे 30 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो वैज्ञानिक समझौता है उसको कितने साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है 7 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए या 8 साल के लिए। ये ऑप्शन आपके सामने देख सकते हो आप लोग। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों 5 साल के लिए। इसे अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने अगले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों ने समझौता किया है। 15वें भारतीय यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्ष 2025 तक वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते का नवीनीकरण करने पर सहमत हुए हैं। यानी हमारे बीच जो समझौता है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच, जो वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसको लेकर जो समझौता है वो अगले 5 वर्षों के लिए हमने आगे बढ़ा दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी चर्चा में रहा अगला प्रश्न। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। काफ़ी चर्चा में रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं तो आपको इसका जवाब आता होगा कि रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल डिफेंस जो सिस्टम है उसकी आपूर्ति पर रोक लगा दी है। ऑप्शन है आपके सामने पाकिस्तान, चीन, भारत या जापान। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों चीन। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों चीन। रूस ने चीन को दिए जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। S-400 उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है जिसमें सतह से हवा में वार करने की क्षमता है। रूस ने डिलीवरी पर रोक लगाते हुए कहा है कि S-400 की डिलीवरी तारीख भविष्य में निर्धारित की जाएगी। रिसेंटली इसको रोक दिया गया। ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने भी रूस से S-400 जो है खरीद रखे हैं। हालांकि अभी हमें मिले नहीं है बट मिल जाएंगे आने वाले समय में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी लोग रिसेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, बीएड का या देने जा रहे हैं बीओ का या देने जा रहे हैं आरओ, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग मनाते हैं विद्यार्थियों 29 जुलाई को। विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में ही है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इंडिया के लिए कि इस दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसका 70% जो बाघ हैं वो हमारे यहाँ पे ही हैं, भारत में ही हैं। संख्या की बात करें तो आप देख सकते हो देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900। 3900 बाघ पूरी दुनिया में है। इन 3900 में से तकरीबन 2967 बाघ भारत में हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ है तो 1973 से 1973 से शुरू हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए। और अगर कोई पूछ ले कि भारत में अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये भी एग्जाम में आ जाता है सवाल कि बाघों के संरक्षण के लिए हमने 1973 से बाघ संरक्षण योजना शुरू की और उसी दौरान हमने स्थापित किए टाइगर रिजर्व। तो अभी इनकी संख्या तकरीबन 50 है। ध्यान रखिएगा 50 है हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में आप लोगों से कई बार पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो उसे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देश में 30,000 हाथी, 3,000 एक सिंग वाले गैंडे और 500 से ज़्यादा शेर हैं। और बाघों की संख्या में हमने काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर ली है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी बड़े पैमाने पे बाघों के संरक्षण का काम चलाया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया। कौन सी अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम किया था।
ऑप्शन है कुमकुम, श्रुति झा, रिंकू घोष या संगीता तिवारी। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों कुमकुम। मदर इंडिया, कोहिनूर और एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी दिग्गज अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया है। वे 86 वर्ष की थी। कुमकुम ने साल 1954 में बतौर डांसर बॉलीवुड में कदम रखा था। तो ध्यान रखेंगे इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, कुमकुम नामक अभिनेत्री का, जिन्होंने मदर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्म में काम किया था। चलिए आगे देखें। SBI कार्ड और किसने मिलकर हाल ही में एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI और दूसरी संस्था एक और है, इन दोनों ने मिलकर एक नए प्रकार का रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन है किसने किया है, ऑप्शन है आपके पास केंद्र सरकार, नीति आयोग, IRCTC। देखिए IRCTC वही है जो रेलवे में आपको बहुत सारी सुविधाएं जैसे रिजर्वेशन हो गया, कैंटीन सुविधा हो गई, इन सबको प्रदान कराती है। IRCTC संस्था है ये, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ICICI बैंक। तो मैं आपको बता दूँ ये जो रुपे कार्ड लॉन्च किया है SBI ने मिलकर, ये IRCTC के साथ ही मिलकर किया, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं आप व्याख्या में, SBI कार्ड और IRCTC ने मिलकर हाल ही में एक नए प्रकार का रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को टिकट बुकिंग पर वैल्यू बैंक के साथ रिटेल, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट पर लाभ मिलेगा। यानी अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको IRCTC के द्वारा कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिनका आप इस्तेमाल टिकट खरीदने के दौरान कर पाओगे। चलिए आगे देखें। खराब व्यवहार, मिसमैनेजमेंट की वजह से किस क्रिकेट बोर्ड के CEO लुत्फुल्लाह स्तेनिकजाई को बर्खास्त कर दिया गया है? किस क्रिकेट बोर्ड के CEO लुत्फुल्लाह स्तेनिकजाई को बर्खास्त कर दिया गया है उनके खराब व्यवहार की वजह से? ऑप्शन है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, सऊदी अरब क्रिकेट बोर्ड। सही जवाब है इसका अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। खराब व्यवहार, मिसमैनेजमेंट और असंतोषजनक प्रदर्शन की वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO लुत्फुल्लाह स्तेनिकजाई को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें पिछले वर्ष जुलाई में CEO नियुक्त किया गया था, तो अभी इनके व्यवहार की वजह से इन्हें हटा दिया गया है। चलिए 5 अगस्त 2020 से किन संस्थानों को खोलने की मंजूरी सरकार ने दे दी है? अब नई गाइडलाइन आ गई है और ये गाइडलाइन है 31 अगस्त तक की, ध्यान रखना। ये जो गाइडलाइन है ये है 31 अगस्त तक की। ये जो नियम है ये 31 अगस्त तक लगेंगे, उसके बाद नए नियम आएंगे। तो कौन कौन खोल सकते हैं अब 5 जुलाई से ये ओपन हो जाएंगे? ऑप्शन है योग संस्थान, जिम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका दोनों। योग संस्थान और जिम दोनों ही अब खोले जा सकते हैं नई गाइडलाइन के अनुसार। जो गाइडलाइन दी है सरकार ने उसके अनुसार ये दोनों ही ओपन किए जा सकते हैं। अब ध्यान रहे स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं, आप देख सकते हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा अनलॉक 3 की दिशा में निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें नाइट कर्फ्यू अब खत्म कर दिया गया है। योग संस्थानों और जिमों को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दे दी गई है। 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो धीरे धीरे जो है चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, धीरे धीरे देश शुरू हो रहा है। चलिए आगे देखें। हाल ही में किसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? ये तो बहुत ही चर्चा में रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट है इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। रमेश पोखरियाल निशंक अब मानव संसाधन मंत्री ना होकर शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ध्यान रखेंगे जो HRD मिनिस्ट्री है वो अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाएगी, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाएगी। चलिए आगे देखें। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो घट गया? ठीक है, लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना घट गया लॉकडाउन में?
ऑप्शन है 50%, 40%, 70% या 60%। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों 70%। काफ़ी बड़ी बात है ये। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोविड-19 अनलॉक के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% से अधिक घट गया है। लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70%, चीन के शहरी इलाकों में 40%, बेल्जियम और जर्मनी में 20% तथा अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% तक कम हुआ है। तो लॉकडाउन से देखिए, अगर हमें आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है तो प्राकृतिक रूप से फायदा भी हुआ है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि किस राज्य में आईएसआईएस के आतंकवादियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो कहां पर जो है आईएसआईएस अपने पैर फैला रहा है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या केरल और कर्नाटक। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका केरल और कर्नाटक। अब देखिए दुर्भाग्य, देखिए केरल की हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम साक्षरता की बात करें तो मैं समझता हूँ सभी को पता होगा कि साक्षरता में केरल जो है नंबर 1 पर आता है पूरे भारत में। जो यूएनडीपी का आंकड़ा आता है उसमें जब हम मानव विकास की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, तो उसमें भी केरल नंबर 1 पर आता है। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि आतंकवादियों का जो है ये कहना कि केवल जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं वही आतंकवादी बनते हैं, ये तो बिल्कुल कथन गलत है। क्योंकि ज़्यादातर जो आतंकवादी बन रहे हैं वो केरल से बन रहे हैं और केरल में मोस्टली लोग जो है पढ़े लिखे हैं। एक सर्वे ये भी कहता है कि जितने भी आतंकवादी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर हैं, उनमें से मोस्टली इंजीनियर हैं। तो ये कहना कि लोग जो है बिना पढ़े लिखे लोग ही आतंकवादी बन जाते हैं, उन्हें कोई भ्रमित कर देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब लोग वेल क्वालिफाइड होते हैं, वेल एजुकेशन इनको मिली होती है और फिर भी ये जो है आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है कि भारत में केरल जैसे राज्यों में आईएसआईएस अपने पैर फैला रहा है और केरल नहीं कर्नाटका भी इसमें शामिल है। तो ये एक चिंताजनक बात है भारत के लिए, हमारे लिए, क्योंकि यही आतंकवादी जो है हमारे बीच रहते हैं और कहीं भी विस्फोट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए और देश के लिए एक बड़ा खतरा है, तो ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा जिसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से 150 से 200 आतंकवादी हैं, इस आतंकवादी संगठन अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहा है। यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान के निमरुज, कांधार और हेलमंद प्रांतों में फैला हुआ है। ठीक है, तो आईएसआईएस खुरासान ये एक इसका मॉड्यूल है। वैसे तो आईएसआईएस का नाम जो आपने सुना होगा वो इराक और सीरिया में सुना होगा, ठीक है, लेकिन अब इसके बहुत सारे जो है ब्रांचेज ओपन हो गए। हम यहाँ पर जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये है आईएसआईएस खुरासान, ध्यान रखना, ये आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल है और उसी का प्रभाव जो है भारत में पड़ रहा है। ये एक चिंताजनक बात है और हमें मतलब भारत सरकार को इस पर जो है जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 30 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।